चलो आज से बेटा अपन फेमा के सीरीज चालू कर रहे हैं। फेमा में टोटल अपन को 5 से 6 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप इसको टॉपिक बोल लो या चैप्टर्स बोल लो, ठीक है। देखा ना मैंने फेमा के कितने सारे नोट्स दिए आपको। सुनो जरा ध्यान से मेरी बात। अब आज नहीं, पीछे फेमा का जो चैप्टर का सीरीज चलेगा, आज सैटरडे है, फिर ट्यूसडे को रहेगा और फिर थर्सडे को रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन, अगले वीक में 3 दिन और इस वीक में आज सिर्फ 1 दिन, ठीक है। चलो। ओह सर ये एक चैप्टर है या सब? नहीं, एक चैप्टर है फेमा का, ये पहला चैप्टर है। हाँ, इसके बाद भी और बहुत सारे हैं। चलो अब इधर पीछे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हम क्या शुरू कर रहे हैं? फेमा। सुनना बेटा, फेमा से पहले एक एक्ट हुआ करता था फेरा। देखो पहले जो एक्ट था उसका क्या नाम था? फेरा। और अभी जो एक्ट है उसका क्या नाम है? फेमा। दोनों में देखो तो फॉरेन कॉमन है, एक्सचेंज कॉमन है, एक्ट कॉमन है। यहां पे चेंज क्या आया है? रेगुलेशंस और मैनेजमेंट। सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट? रेगुलेशन ये बोलता है कि सर हम आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे, जब तक ना बोले तब तक कुछ करो मत। जबकि मैनेजमेंट ये बोलता है कि सब कुछ करो जब तक मैं ना मना करूं। समझा मैंने क्या बोला? रेगुलेशन क्या बोलता है? जब मैं बोलूंगा तब करना। मैंने बोला ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, मतलब तुम मेरी कठपुतली हो गए। जबकि मैनेजमेंट क्या बोलता है? तू अपना दिमाग चला, ठीक है। जहां पे मैं बोलूं यहां पे दिमाग नहीं चलाने, वहां पे मत चलाओ। बताओ कौन सा अच्छा है? मैनेजमेंट ना। वो क्या बोल रहा है? तुम अपना दिमाग अप्लाई करो। जहां पे बोलूं यहां पे तुझे दिमाग अप्लाई नहीं करना है, वहां पे मत कर, वहां पे मैं बताऊंगा। करेक्ट है। तो फेरा और फेमा दोनों में सबसे पहला ये डिफरेंस है। फेरा रेगुलेशन करता था, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन लगाता था। फेमा मैनेजमेंट करता है, मतलब ये अलाउ करता है। पहला डिफरेंस तो ये है, याद रहेगा। पहला डिफरेंस दोनों में क्या है? मैनेजमेंट का और रेगुलेशन का। मैनेजमेंट मतलब है अलाउ करना और रेगुलेशन मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना। तो फेमा मैनेजमेंट की बात करता है। यहां पे हम क्या सीखेंगे? हाउ टू मैनेज। अब बताते हैं सर मैनेज किस चीज का? मैनेज किस चीज का? नाम पढ़ो दोबारा, चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। हम फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट सीखेंगे। तो सवाल आपके माइंड में क्या आएगा? अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? अभी सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। तो हम यहां पे फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट सीखेंगे। देखो इंडियन करेंसी अपन मैनेज कर रहे हैं, व्हाट अबाउट फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी में कैसे डील किया जाए, ये लॉ वो सिखाता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं फेमा कब आया। सबसे पहले फेरा की बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था वो बेटा 1979 का था। कब? सॉरी 73 का था। कब का था? 1973, ठीक है। अब देखो फेमा कब आया, देखो एक्ट का नाम क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्यों आया 1999 में? लॉजिक है बेटा। 1991 में क्या आया था? लिबरलाइजेशन पॉलिसी। उसकी वजह से हमने कहां शिफ्ट किया था? ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल किधर आया था? इंडियन मार्केट में। इसकी वजह से बेटा हमें क्या करना पड़ा? एक्ट में बदलाव लाने पड़े, क्योंकि फॉरेन फेरा क्या बोलता था? हम रेगुलेट करेंगे। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा मैंने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 उसने रिप्लेस किया है किसको? फेरा को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। सर फेमा कब आया? 1 जून 2000 को आया। कब आया? 1 जून 2000 को आया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए। सर फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनली 2 ऑब्जेक्टिव है बेटा, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, हम एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे। और दूसरा, प्रमोट करेंगे ऑर्डरली डेवलपमेंट। प्रमोट करेंगे ऑर्डरली डेवलपमेंट किसका? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। मतलब हम इंडिया के अंदर में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं। किसको डेवलप करना चाहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। मतलब इंडिया में करेंसी कन्वर्जन की बात की जाएगी। याद रहेगा? पक्का? बताओ ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ?
पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स का बराबर करना है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में मैनेज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। सर फेरा और फेमा का अप्रोच क्या है? चलो अब कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला, फेरा रेगुलेशन की बात करता है, फेमा मैनेजमेंट की बात करता है। दूसरा टाइम पास करने के लिए, फेरा रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, फेमा मैनेजमेंट यानी अलाउबिलिटी की बात करता है। फेरा में किसी भी चीज का डेफिनेशन नहीं था, डिफाइन नहीं था। फेमा में हर एक चीज का क्या है? डेफिनेशन है। क्लियर है? पक्का? देखो क्या लिखा हुआ है, द अप्रोच ऑफ फेरा इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम फेमा 1999 फ्रॉम कंजर्वेशन टू फैसिलिटेशन एंड फ्रॉम कंट्रोल टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन टू मैनेजमेंट। फर्दर फेमा इज अ सिविल लॉ। अब ध्यान से बेटा पहला डिफरेंस ध्यान सुनना जरा। फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है? फेमा इज अ सिविल लॉ जबकि फेरा इज अ क्रिमिनल लॉ। मतलब फेमा के अंदर में अगर तुमने कोई भी डिफॉल्ट किया तो वो सिविल केस माना जाएगा और फेरा का क्रिमिनल केस। अब दोनों देखो, दोनों केस में डिफरेंस क्या होता है। फेमा में तुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फेमा में डिपार्टमेंट प्रूफ करेगा तूने गलत किया है, और फेरा के अंदर में तुझे प्रूफ करना होता था मैंने गलत नहीं किया। समझ में आ गया? तो इसको कैसे याद रखेंगे? फेरा के अंदर में बर्डन ऑफ प्रूफ किसका था? असेसी का। और फेमा के अंदर में बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? डिपार्टमेंट का। याद रहेगा? पक्का? अच्छा, फेमा में तू जब तक नहीं चाहेगा तब तक तुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फेरा में गलती किया पनिशमेंट तेरे लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? फेमा के अंदर में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है। मैंने क्या बोला? तू बोलेगा तो क्या लगेगा? अब तेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि तू चाहेगा तब, इसका मतलब है कि तुमको प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा। क्लियर है? चलो, फेमा के दो रेगुलेटरी अथॉरिटी बेटा, पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? तो वहां पे देखो लिखा हुआ है नीचे दो सेक्शन से बेटा, 46 और 47। 46 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि तुम रूल्स बना लो, और 47 जो है वो आरबीआई को ऑथराइज करता है कि तुम रेगुलेशन बना लो। क्लियर है? तो आपको सिंपल याद क्या रखना है? सेक्शन नंबर 46 के अकॉर्डिंग क्या बनाए जाएंगे? रूल्स, और 47 के अकॉर्डिंग क्या बनाए जाएंगे? रेगुलेशंस। रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। कुछ याद आ रहा? जब हमने सोर्स ऑफ लॉ ज्यूरी का पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। क्या बताया था मैंने? रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन बनाता है डेलीगेटिव अथॉरिटी। तो फेमा के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर, करेंसी कन्वर्जन की पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? आरबीआई को। किसको डेलीगेट कर रखी है? आरबीआई। तो आरबीआई उसके रिगार्डिंग क्या बनाएगा? रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगा? रूल्स। ठीक है? अब सुनना, यहां पे हम जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे उसके रूल्स होंगे प्लस रेगुलेशन होगा। आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन नंबर 2 का डेफिनेशन। मतलब ये जो 20 पेज का मैंने नोट्स दिया है इसमें सिर्फ ये 5 सेक्शन डिफाइन है। ये 20 पेज का नोट्स दिया है, इसमें सिर्फ ये 5 सेक्शंस डिफाइन है, और इन सेक्शंस का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज डिफाइन है। याद रहेगा? पक्का? सीरीज समझ में आ रहा है? सेक्शंस जाना कैसे? जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में कंपटीशन का सीरीज बताया था, कंपटीशन वैसे ही पढ़ोगे। ठीक है? और आज जैसे फेमा का सीरीज बताऊंगा, फेमा भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक? चलिए यहां तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा खत्म किया। अच्छा, एग्जाम में फेमा और फेरा का डिफरेंस आया तो बताओ क्या क्या लिखोगे? पहला, फेमा इज अ सिविल लॉ, फेरा इज अ क्रिमिनल लॉ। सेकेंड पॉइंट, अंडर फेमा burden of proof is on the department, under फेरा burden of proof is on the assessee। तीसरा डिफरेंस क्या लिखोगे? फेमा इज अ रेगुलेटरी एक्ट, सॉरी फेमा इज अ मैनेजमेंट एक्ट और फेरा इज अ रेगुलेटरी एक्ट। क्लियर है? ये 3 डिफरेंस तो आपको कहां लिख के आना है? एग्जाम में पक्का लिख के आना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, सर हम एक्ट क्या पढ़ रहे हैं? फेमा। इस एक्ट को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे तब ये एक्ट समझ में आएगा। सारे डेफिनेशंस कहां लिखे हुए हैं? सेक्शन नंबर 2। तो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? हम सेक्शन 2 की। ठीक है? चलिए एक एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे।
आपके नोट्स में देखो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा ऑथराइज पर्सन का, लिखा हुआ है, सुनो। ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखा। दोबारा, एक ऐसा पर्सन जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रहा है फॉर करेंसी कन्वर्जन, करेंसी एक्सचेंज के लिए। कौन सी करेंसी? फॉरेन करेंसी कन्वर्जन या एक्सचेंज के लिए। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या लिखा मैंने। ऑथराइज पर्सन मींस एनी ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स या फिर एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किसने किया है? आरबीआई ने। किस लिए? आगे देखो क्या लिखा है, एक लाइन, टू डील इन अ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। चलो ऐसे पढ़ेंगे। हमने क्या बोला? एपी का मतलब क्या है? बोलो, ऑथराइज पर्सन में कौन कौन आएगा? ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और एनी अदर पर्सन। ठीक है, जिसको किसने ऑथराइज किया है? आरबीआई ने। किस चीज के लिए? दो चीज के लिए। कौन सी दो चीज? फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी। आपके माइंड में आ गया मैं सर क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, क्या होता है फॉरेन सिक्योरिटी। क्लियर है? इन दोनों में डील करने का पावर सिर्फ किसके पास है? यानी अगर हमें इसमें डील करना है तो किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? ऑथराइज पर्सन से। आम इंसान डायरेक्टली ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा? एपी के थ्रू। अब हमें दो चीज समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने फॉरेन करेंसी एंड यानी फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन लिखा हो। पहले इसको समझते हैं, फिर जो पीछे वाला एक डेफिनेशन छूट गया उसको बताता हूं। पहले बात करेंगे बेटा फॉरेन एक्सचेंज। लॉ में करने क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है डिपॉजिट्स और पेमेंट, डिपॉजिट्स और पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, डिपॉजिट्स और पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। मैं कुशल को पेमेंट कर रहा हूं डॉलर में, क्या हो गया ये? फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स और लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन, लिखा गया है इंडियन करेंसी में लेकिन पे किस में होगा? फॉरेन करेंसी में। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई आउटसाइड इंडिया से आर्टिकल मंगवाया, मतलब इंपोर्ट किया, पेमेंट करूंगा ना। इंपोर्ट किया तो क्या करूंगा बेटा? पेमेंट करूंगा। तो मैं पेमेंट लिख के दे रहा हूं उसको इंडियन करेंसी में, बट ऑथराइज डीलर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फॉरेन करेंसी में, फिर सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेगा। क्लियर है? तीसरा, ड्राफ्ट और ट्रेवलर चेक्स या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ हुआ है कहां का? बाय अ बैंक और इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, लेकिन पेबल कहां होगा? इंडिया में। मतलब उधर ड्रॉ किस में हुआ होगा? फॉरेन करेंसी में, और पेमेंट किस में होगा? इंडियन करेंसी में। एक करक्स बताऊं इस पूरे चैप्टर का, सिंपल करक्स, जहां भी फॉरेन को इंडियन में लाना है, इंडियन को फॉरेन में लाना है, किस क्या लग जाएगा? फेमा। क्या लग जाएगा? फेमा। जहां भी इंडियन और फिरंगी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या लग जाएगा? फेमा। आई बातें सुन। अब मुझे बताओ, इंडिया के अंदर में जब आईपीएल मैच होता है तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर आते हैं, ठीक है? फॉरेन प्लेयर को आईपीएल मैच में अवार्ड मनी मिलता है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है वो मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकी पॉन्टिंग को साइन किया, मान लेते हैं मुंबई इंडियंस ने रिकी पॉन्टिंग को साइन किया 6 CR में, तो पेमेंट 6 CR का होगा। इंडियन जिसने भी साइन किया वो तो इंडियन करेंसी देगा, क्या उसके काम किया? उसको क्या चाहिए? तो क्या होगा? उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो क्या लग जाएगा? फेमा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपको याद है पहले राजस्थान रॉयल्स किसकी टीम है? शिल्पा शेट्टी की। फर्स्ट या सेकंड आईपीएल में उसके ऊपर स्कैम का केस लगा था कि आपने फेमा का वायलेशन किया है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? आपको पता ना चेन्नई सुपर किंग्स शायद एक सीजन के लिए बैन हुई थी, 2 साल के लिए बैन हुई थी, उसने भी डिफॉल्ट किया था, स्कैम किया था। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? क्लियर हुआ? तो फॉरेन सिक्योरिटी, अब ऐसे रट्टा मारो, फॉरेन एक्सचेंज क्या बोलोगे? डिपॉजिट्स और पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। दूसरा हमने क्या बोला? मनी एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। तीसरा क्या बोला? एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट पेबल इन इंडियन करेंसी। क्लियर है? ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज। अब बात करते हैं फॉरेन सिक्योरिटी। बोला फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब कोई भी ऐसा शेयर्स, कोई भी ऐसा स्टॉक, कोई भी ऐसा बॉन्ड्स,
जो एक्सप्रेस किस में है, बताओ किस में एक्सप्रेस होगा, डॉलर के टर्म में यानी फॉरेन एक्सचेंज में, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन कहां किया जा रहा है, इंडिया में। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फॉरेन सिक्योरिटी। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। Further, the term foreign security also includes security expressed in foreign currency, but redemption or any form of return of such interest or dividend is payable in Indian currency। चलो अब इसको अपन बेटा थोड़ा डिटेल में आते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, फॉरेन सिक्योरिटी की। सुनो, इंडिया में जो फॉरेन सिक्योरिटी है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCB। दूसरी जो फॉरेन सिक्योरिटी है वो है GDR। GDR जो है वो एक्सप्रेस होता है इंडियन करेंसी में, लेकिन कन्वर्ट किस में करना होता है, डॉलर में। यानी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनी जब आउटसाइड इंडिया में शेयर्स बेचना चाहती है तो वो क्या लेके आएगी, GDR। आउटसाइड इंडिया के किसी भी कंट्री के लिए क्या लेके आएगी, GDR। लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, अमेरिका के स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। बाकी किसी भी कंट्री के बड़े इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर क्या लेके आएगी। अब देखो ये मूव कैसे करता है, एग्जांपल लेते हैं। मैं टाटा कंपनी हूं, तुम लोग फिरंगी हो, मैं टाटा कंपनी हो, तुम लोग फिरंगी हो, मुझे तुमसे पैसे मंगवाने हैं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं, क्या तुम मुझे जानते हो, नहीं। अगर तुम लोग इंडियन होते तो मेरे बारे में पता होता, मैं टाटा कंपनी को पता होता। अब फॉरेन मार्केट में मुझे एंटर करना है, क्या मुझे फॉरेन मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया है, ABCD, नहीं। तो मैंने क्या किया, एक फॉरेन के एजेंट को अपॉइंट किया जिसको वहां के मार्केट का आइडिया हो, जिसको वहां के मार्केट का क्या हो, आइडिया हो। उसको बोलते हैं ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक। यानी टाटा कंपनी किसके साथ कॉन्टेक्ट करेगी, ODB के साथ। टाटा कंपनी अपना सारा शेयर्स किसको देगी, ODB को। किसको देगी, और ODB उन शेयर्स को कन्वर्ट करेगा किस में, ADR में और GDR में, और फिर किसको देगा, तुम लोगों को। अब सोच के बताओ, तुम लोगों ने शेयर्स टाटा कंपनी से खरीदा या ODB से, ODB से खरीदा भाई, तुम लोगों ने मेरे से थोड़ी खरीदा। मैंने शेयर्स किसको दिए और ODB ने किसको दिया। मैंने जब शेयर्स ODB को दिए होंगे तो करेंसी इंडिया की होगी, और ODB ने उसको किस में कन्वर्ट किया होगा, फॉरेन में, और तुम लोग को बेचा होगा। यानी तुम्हारा सारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ। क्या मैं तुझे जानता हूं, क्या तेरा नाम मेरे कंपनी के लिस्ट में होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब तुम में से मान लो तन्वी क्या बोल रही है, सर मुझे अपना जो GDR है ना, ADR है, उसको कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में। क्या वो मेरे से बात करेगी, किससे बात करेगी, ODB से। ODB को क्या बोलेगी, भाई मुझे GDR और ADR को कन्वर्ट करना इंडियन करेंसी में, करेक्ट है। तो ये अपना मैसेज ODB को भेजेगी। ODB का इंडिया में बेटा एक सपोर्टिव हैंड होता है, एजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, DCB, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। ODB मैसेज किसको फॉरवर्ड करेगी, DCB को, और DCB क्या करेगा, इसके करेंसी को कन्वर्ट करके फिर देगा। DCB का ज्यादा रोल नहीं होता, वो बस एक ऐसा पर्सन होता है जो सिक्योरिटी होल्ड करता है इंडियन वाली। आ रही है बातें समझ में। जैसे ही तन्वी ने अपना शेयर्स मतलब GDR और ADR किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विटी में, अब उसका नाम मेरे रजिस्टर के लिस्ट में होगा। सर जब उसका नाम ADR GDR के फॉर्म में था, क्या उसको डिविडेंड मिलेगा, मिलेगा। सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे एक्सेप्ट वन, वोटिंग राइट, एक्सेप्ट वन, वोटिंग राइट, ठीक है। लेकिन 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 जब मैं आपको टेक ओवर पढ़ाऊंगा सभी में, तब इसका एक्सेप्शन बताऊंगा कि तन्वी को वोटिंग राइट होगा, बस एक जगह पे। पता है कब, अभी बता देता हूं। जब इसका ये ADR GDR होल्डर है और मेरी कंपनी किसी दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, या मेरी कंपनी का टेक ओवर हो रहा है। भाई टेक ओवर हो रहा है, इनडायरेक्टली वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है। पूछूं उससे या ना पूछूं, पूछना पड़ेगा ना भाई। टेक ओवर हो रहा है, टेक ओवर होगा तो मेरी कंपनी कोई दूसरा खरीद लेगा, तो उससे पूछना पड़ेगा ना भाई, आपने मेरी कंपनी में GDR में इन्वेस्ट किया है, तो उसके पास तब वोटिंग राइट आएगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का याद रहेगा। तो समझा ADR GDR क्या होता है, फॉरेन कंट्री का शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स बोलो इसको, ठीक है। FCCB इंडिया में पता है डिबेंचर होता है, ऐसे ही फॉरेन मार्केट का ये डिबेंचर है, ये लोन है, ये क्या है, लोन है।
तो एफसीसी भी क्या है, एक लोन है। देखो आपको पहले वाले पेज पे लिखा हुआ है, पहले वाले पेज पे लिखा हुआ है ना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मींस अ बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी, इशूड बाय इंडियन कंपनी। कौन से में, एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ विच इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। FCCB आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग ये इशू की जाती है। एंड सब्सक्राइब बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्टेबल, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन शेयर्स में। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया? 3 डेफिनेशन पक्का अच्छे से क्लियर हुआ। ये सारे डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। पहला डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, ऑथराइज पर्सन, दूसरा क्या पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा क्या पढ़ा, फॉरेन करेंसी, और चौथा क्या पढ़ा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और उसमें 2 बातें और पढ़ी हमने, क्या, ADR और GDR। उम्मीद करता हूं जब मैं सेबी का लेक्चर लूंगा और जब वहां पे मैं सिक्योरिटीज मार्केट के कंपोनेंट को डील करूंगा तो ये पूछूंगा ADR और GDR, याद आना चाहिए उस टाइम। ठीक, चलिए अब आते हैं आपका नींद चैन सब छीनेगा बेटा ये डेफिनेशन, दैट इज पर्सन, और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और उसके नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और उसी के नीचे देखोगे तो नॉन रेजिडेंट, उसी के नीचे देखोगे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सुनो, हम पढ़ने वाले क्या है बेटा, पर्सन। अब इस पर्सन के कितने कैटेगरी है देखो, पहला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, दूसरा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तीसरा नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है, और चौथा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन की हमने कितनी कैटेगरी बना दी, 4। कौन कौन से, दोबारा नाम बोलो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था सबसे पहला डेफिनेशन मुझे यही याद हुआ था और मैं उस दिन समझ गया था नहीं ABCL में पढ़ सकता हूँ, क्या, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर ने बस इतना बोला था, जो ये नहीं है वो ये है, समझा, जो पर्सन रेजिडेंट इंडिया नहीं है वो क्या है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पढ़ना अपने को क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। चलो ध्यान से, अब सारा कंसंट्रेशन बोर्ड पे, कोई बात नहीं करेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स आते हैं। चलो, पर्सन रेजिडेंट इंडिया, पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की, पहले बात करते हैं इंडिविजुअल, उससे पहले पर्सन समझ लेते हैं। पर्सन सेम बेटा इनकम टैक्स वाला। चलो बताओ कौन कौन था पर्सन इनकम टैक्स में, HUF, इंडिविजुअल, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म, यही सब लोग थे, करेक्ट है। तो देखो पर्सन की डेफिनेशन में तो सेम वही लिखा हुआ है। अब हम समझ रहे हैं कि इसके ये कैटेगरीज कितने होते हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है बेटा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, PRI की। सुनो, मैं कब PRI कहलाऊंगा, मैं कब PRI कहलाऊंगा। सुनो बेटा, कैसे चेक करना है, इधर देखना। 23-24 की बात करते हैं। सर 23-24 में मैं क्या PRI हूं? सारे बच्चे इधर बोर्ड की तरफ देखो। इसके लिए तुझे इसके पीछे वाले साल में जा, बता इसके पीछे वाला साल कौन सा होगा, 22-23। इस साल अगर इंडिया में तेरा 182 डेज का, इंडिया में क्या हो गया बेटा, 182 डेज का, 182 डेज का रिजाइड है। ठीक है, चलो देखो जरा किस हीरो को कितना याद है। इनकम टैक्स में 182 डेज है, कुछ डिफरेंस है इनकम टैक्स में यहाँ पे, वो फाइनेंशियल ईयर है। हाँ सर, ओ गधेरो, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ 182 डेज वाले में कोई डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस है नालायको। इनकम टैक्स के 182 को आके पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है स्टे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में रिजाइड वर्ड नहीं है, इनकम टैक्स में स्टे वर्ड है। अब देखो अभी छोटी क्या बोल रही है, सर ये स्टे और रिजाइड दोनों सेम होता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो चलो एक छोटा सा बात, अपना जो गोलू है ना, मतलब वो कुशल मान लो दिल्ली गया, ठीक है, और कुशल को धार्मिक ने कॉल किया, हाँ भाई कहाँ है तू, दिल्ली गया था 4 दिन के लिए, बोलो
क्या बोलेगा वो? आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। तो स्टे का मतलब होता है टेम्परेरी, रिजाइड का मतलब होता है परमानेंट। अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रह रहे हो, गांव कभी कभी जाते हो, करेक्ट है? तो मुंबई में रह रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम रिजाइडिंग इन या आई एम स्टेइंग इन मुंबई? समझ में आ रहा? याद रखना, इनकम टैक्स में और फेमा में ये डिफरेंस है। फेमा बोलता है रिजाइड चाहिए मुझे, स्टे वाला नहीं चाहिए। क्लियर है? तो अगर तूने 182 दिन इंडिया में रिजाइड कर लिया तो इस साल तो क्या माना जाएगा? PRI। ठीक है? अब देखो ये डेफिनेशन बहुत ही मैजिकल डेफिनेशन है। इधर 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 सुनो, एग्जाम्पल लेते बेटा, अपनी जो छोटी टू है, छोटी टू कौन? तन्वी। ठीक है, सुनो, जो C2 है अपनी, ठीक है, C2 मान लो 22-23 में 190 डेज इंडिया में थी। C2 22-23 में 190 डेज कहां थी बेटा? नालासोपारा। नालासोपारा किधर पड़ता है? मुंबई। और मुंबई किधर पड़ता है? इंडिया में। करेक्ट है? तो मुझे बता 23-24 में छोटी C2 क्या कहलाएगी? रेजिडेंट इन इंडिया। ओ नालायक, कितना बोलता है। C2 क्या कहलाएगी? कौन से साल में? 22, 23, 24 में। करेक्ट है? चलो अब सुनना, 1 अप्रैल 2023 को C2 का स्टेटस बताओ क्या है? रेजिडेंट। C2 का स्टेटस क्या है? रेजिडेंट। चलो अब तन्वी को इंडिया में मन नहीं लग रहा था। 30 जून 2023 को C2 चली गई USA। कहां चली गई? USA। किस लिए? ये 3 हरकत करने के लिए। 3 हरकत कौन से? ध्यान सुनना, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है, और अनसर्टेन पीरियड के लिए। किसके लिए गई है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टेन पीरियड। तो C2 कहलाएगी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या कहलाएगी वो? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। समझा मैंने क्या बोला? 1 अप्रैल को क्या थी? एक एक टर्म देखो बेटा। 1 अप्रैल को क्या थी? रेजिडेंट। 30 तारीख को कहां चली गई? किस लिए गई? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड। एम्प्लॉयमेंट मैं बताता हूं, बिजनेस मैं बताता हूं। UCP क्या होता है बताओ? कौन सा ऐसा काम होगा जिसमें उस नालायक को खुद नहीं पता होगा मैं कब वापस लौटूंगी? मेडिकल। दूसरा, मेडिकल में फिक्स होता है क्या कब मैं ठीक होऊंगा? नहीं ना। और दूसरा, पढ़ाई, पढ़ाई, एजुकेशन। ये 2 चीज ऐसा होता है बेटा जनरली यहां पे अनसर्टेन पीरियड होता है। क्लियर है? चलो तो देखो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इसके लिए गई। अब सुनो ध्यान से। ओ मोटा भाई सुनो इधर, 30 जून 2023 को इस पर्पस के लिए गई। अब इसको आउटसाइड इंडिया मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं मन रहा? मन नहीं लग रहा, अपना नालासोपारा याद आ रहा है। अब ये वापस आ रही है, ध्यान से, 31 अगस्त 2023 को। कहां आ रही है? इंडिया में। कहां आ रही है? इंडिया में। किस लिए आ रही है? अगेन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टेन पीरियड। तो ये कहलाएगी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या कहलाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो 1 साल में नालायक की हरकतें देखो। पहले क्या थी? PRI। फिर क्या बन गई? फिर क्या बन गई? अब मान लो अगेन इसको यूनाइटेड UK याद आ गया। अपना वाला UK नहीं, उत्तराखंड नहीं, UK याद आया। ये UK चली गई कब? 16 दिसंबर 2023 को। किस लिए? अगेन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टेन पीरियड। क्या कहलाएगी? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। समझा? देख रहे हो 1 साल में कितने स्टेटस इसके कोड है? पहले PRI, फिर PROI। ठीक है, चलो अब चेंज करते हैं।
1 अप्रैल को क्या थी वो? 30 तारीख को कहां चली गई? क्या बन गई? इस पर्पस के लिए गई तो। अच्छा 31 तारीख को कहां आ रही थी? इंडिया। इस पर्पस के लिए आएगी तो PRI। इस पर्पस के लिए नहीं आई बेटा, कुशल का शादी था इस दिन। 1 सितंबर को कुशल की शादी है, सब आ जाना बारात में, ठीक है। 1 सितंबर अनाउंस कर रहा हूं बेटा, 1 सितंबर 2023 को कुशल की शादी है, ये इसमें आई। जल्दी बताओ, कुशल के शादी में ही आई, क्या कहलाएगी वो? शादी में आई बेटा, इन 3 काम के लिए नहीं कहलाई, PROI कहलाएगी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जब तक इन 3 काम के लिए नहीं आएगी तब तक रेजिडेंट नहीं कहलाएगी। 182 डेज के लिए घूमने के लिए गए तो PROI नहीं, घूमने के लिए गए तो PRI, अगर इंडिया से गए तो 182 डेज हो गया, उसके ऊपर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स में तो लिखा है ना 182। बेटा ये बात कॉमन है कि टीचर सेम है, कंसेप्ट सेम नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स में और यहाँ पे कंसेप्ट सेम नहीं है। तो इनकम टैक्स में कितने भी दिन के लिए कुछ भी करने के हो जाता है। हाँ, इनकम टैक्स में तो सीधा लिखा हुआ है 182 दिन तो हो गया पर्सन रेजिडेंट इंडिया, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। चलो अब रट्टा मारो, पिछले साल कितने दिन? 182 डेज। करंट ईयर के बिगनिंग में क्या कहलाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। उन 3 काम के लिए गया तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। वही 3 काम के लिए आया तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, उस 3 काम के अलावा किसी भी काम के लिए आएगा तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। कोई दिक्कत? डेफिनेशन याद हुआ? अब जादू। दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल। ये कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, और किसी के लिए नहीं। आई बातें समझ में? तो ये पहला पॉइंट था। देखो मेरे नोट्स में पहले पॉइंट के आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B। पहला समझ में आया बेटा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होगा? चलो अब सेकंड पॉइंट ध्यान सुनना बेटा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बेटा BC के लिए है, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। किसके लिए? BC के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट बेटा इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या कहलाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या कहलाएगी? फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट हुई तो क्या कहलाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मैकडी आउटसाइड इंडिया। वो नहीं इनकॉर्पोरेट हुई है ना। चलो मैकडी का स्टेटस थोड़ी देर में पता करते हैं क्या कहलाएगा। अभी के लिए क्या मानेंगे? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहले बताओ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आजा बेटा, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 मैं एक साथ मिक्स करके बता रहा हूं, ठीक है। सुनना, ऐसे अपन गेम खेलते हैं। एक कंपनी का नाम लिखते हैं बेटा ABC लिमिटेड। ये ABC लिमिटेड बेटा UK रजिस्टर्ड कंपनी है। कहां की रजिस्टर्ड है? तो मुझे बताओ क्या कहलाएगी ये? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। करेक्ट है। अब सुनो, इस ABC लिमिटेड कंपनी के 2 ब्रांचेस हैं, एक C लिमिटेड और एक D लिमिटेड। C लिमिटेड को ओन एंड कंट्रोल कर रहा है ABC लिमिटेड, करेक्ट है। और D लिमिटेड को ओन एंड कंट्रोल कर रहा है C लिमिटेड, ठीक है। जो C लिमिटेड है वो है अंधेरी, छोड़ो ऐसे नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब वाले परेशान हो जाएंगे। अंधेरी वेस्ट किधर है? मुंबई में। किधर है? और जो D लिमिटेड है वो है सिंगापुर में। चलो ध्यान से, अब इक्वेशन ध्यान से। ABC लिमिटेड कहां की रजिस्टर्ड? यूके। क्या हो गई? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। खत्म कहानी। क्योंकि हमने क्या बोला था, वो इंडिया में तब कहलाएगा जब रजिस्टर्ड कहां होगी? इंडिया में। अब इस कंपनी के कितने ब्रांचेस हैं? 1 किधर है? मुंबई। दूसरी किधर है? अच्छा, मुंबई वाली को कौन कंट्रोल कर रहा है? और सिंगापुर वाली को कौन कंट्रोल कर रहा है? पहले बताओ, यूके कहां पड़ता है? आउटसाइड इंडिया। मुंबई कहां पड़ता है? क्या जवाब दिया? इंडिया में। और सिंगापुर कहां पड़ता है? आउटसाइड इंडिया। अब
सवाल ये उठा कि सर इसका तो स्टेटस अपन को क्लियर है, PROI, इन दोनों का स्टेटस क्या? अब ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में। आज एक बार पहले पॉइंट नंबर 3 सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 का पहले अपन सेंटेंस पढ़ते हैं। सुनो, 3 में क्या लिखा हुआ है? एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी established in India which is owned or controlled by person resident outside India। 4 में क्या लिखा हुआ है? ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी established outside India, owned और controlled by person resident in India। चलो देखो देखो इधर आ जाओ। ये ब्रांच कहाँ एस्टैब्लिश है? मतलब इंडिया हो गया। इसको ओन एंड कंट्रोल कौन कर रहा है? ABC लिमिटेड। तो कौन से पॉइंट में आ गया? पॉइंट नंबर 3। क्या बोल रहा है वो? ब्रांच है किधर? इंडिया में। और कंट्रोल कौन कर रहा है? फिरंगी वाला। तो क्या कहलाएगा ये? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर है? पक्का? अब आजा बेटा इधर। ये डी लिमिटेड कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। अच्छा, डी लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया। तो ये क्या कहलाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये कहाँ जाएगा? पॉइंट नंबर 4 में। ये कहाँ जाएगा? पॉइंट नंबर 3 में। समझा मैंने क्या बोला? तो ऐसे रट्टा मारो। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया की है तो PROI, उसका ब्रांच इंडिया में है और उसको कंट्रोल वही कर रहा है तो PRI। कंपनी कहां की रजिस्टर्ड है? उसका ब्रांच कहां है? कंट्रोल कौन कर रहा है? तो क्या कहलाएगा वो? PRI। ठीक है। अच्छा, PRI का ब्रांच कहां है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो क्या कहलाएगा वो? फिरंगी वाला क्या कहलाएगा? PRI। वो बुद्धि में गया या नहीं गया, या पूरा एकदम दिमाग की वाट लग गई? जा रहा है, अभी तक पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ, स्कैन कर रहा है सर। समझ में आया? चलो लास्ट टाइम दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इधर देखो, आवाज नहीं करो अभी। एक कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो बोलो PRI। फॉरेन में रजिस्टर्ड है तो PROI। अच्छा, उस फॉरेन की ब्रांच इंडिया में है और कंट्रोल फॉरेन वाला कर रहा है तो PRI। और इस इंडियन ब्रांच का ब्रांच आउटसाइड इंडिया है और उसको कंट्रोल इंडिया वाला कर रहा है तो PRI। कोई दिक्कत आया समझ में या नहीं? ये खत्म हो गया तुम्हारा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन। इस नलायक का टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं होता है। मैं समझता था कि इस मामले में गर्ल्स आगे हैं, तो उससे भी 10 कदम आगे नलायक। चलो लास्ट टाइम बेटा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का पूरा डेफिनेशन। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल। कब कहलाएगा PRI? इंडिया में रिजाइड। गलती से एग्जाम में स्टे मत लिख के आना, और अगर स्टे लिख के आ गए ना तो बेशर्मों की तरह मार्क्स काउंट मत करना, उसके मार्क्स नहीं है। क्या लिखेगा? रिजाइड। अगर 182 डेज पिछले साल तू रह गया तो क्या कहलाएगा? फर्स्ट बोला हाँ, उसको कम करो, एक नॉब कम करो बस। हाँ, क्या कहलाएगा वो? PRI। अच्छा, वो आउटसाइड इंडिया गया 3 कामों के लिए तो बता, 3 काम कौन से? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन। अच्छा, वही 3 काम के लिए इंडिया गया तो PRI। वही 3 काम के लिए आउटसाइड इंडिया गया तो अच्छा, उस 3 काम के अलावा आ रहा है तो करेक्ट है। अगर एक बार आउटसाइड इंडिया हो गया तो 3 काम के लिए इंडिया आ रहा है तो PRI, और उन 3 काम के लिए नहीं आ रहा है तो PROI। ठीक है। चलो, इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है तो PRI, आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है तो अच्छा, फिरंगी का ब्रांच इंडिया में, कंट्रोल फिरंगी वाला PRI। अच्छा, वो ब्रांच का ब्रांच आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल इंडियन ब्रांच कौन सा वाला? आउटसाइड इंडिया वाला। रट्टा हो गया? पक्का? कोई दिक्कत? चलो रफ कर दो, क्लियर हो गया अच्छे से? चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ।
रिपैट्रिएट, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओ गधेरो, आवाज कम। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अपोजिट कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, रिपैट्रिएट टू इंडिया। सुन बेटा, ये वर्ड कहीं सुना था? रिपैट्रिएट वर्ड कहीं सुना था? कहाँ? हाँ सर सुना था, लेकिन एक ही वर्ड अपन को याद आ रहा है, भूल गए। सुना तो था, इतना तो पता है, बोलो कहाँ सुना था? शीतल बता, कहाँ सुना था रिपैट्रिएट? रिपैट्रिएट वर्ड कहाँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कहाँ सुना था? सीएस की पढ़ाई में सुना। ओ गधेरो, शर्म करो कुछ। रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर इन इंडिया और इनडायरेक्ट ट्रांसफर इन इंडिया, डायरेक्ट ट्रांसफर इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल, इनडायरेक्ट ट्रांसफर इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ आर एंड ओ आर। आया ना? डायरेक्ट ट्रांसफर रिपेट्रिएट नहीं है, इनडायरेक्ट रिपेट्रिएट है। क्या बोला था? वहां रिसीव करके यहां ट्रांसफर करना। कुछ याद आ रहा? सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेट्रिएट? आउटसाइड इंडिया जाके तूने डॉलर कमाया। क्या कमाया? ठीक है, डॉलर लेके इंडिया आ गया और उसको कहां चला गया लेके? आरबीआई के ऑथराइज डीलर के पास, और क्या करवा दिया? एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन। देखो क्या लिखा है, रिपैट्रिएट टू इंडिया मीन्स realized foreign exchange should be sold to an authorized person। अच्छा ध्यान से बेटा, ध्यान से। अब देखो बाल की खाल निकालता हूं मैं, आज इंटरप्रिटेशन की पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं। repatriate to India means realized foreign exchange should be sold। चलो ध्यान से, अब सवाल आपसे एग्जामिनेशन वाला। आउटसाइड इंडिया मान लेते हैं, आउटसाइड इंडिया, स्नेहा गई, क्या नाम है? स्नेहा ही नाम, श्वेता नाम है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया मान लो श्वेता गई, वहां पे इसने जॉब वॉब किया, डॉलर कमाया, ठीक है। डॉलर लेके इंडिया में आ गई, सेल नहीं किया, लेके आके अपने घर में रख रखी है। बताओ क्या ये रिपैट्रिएट है या नहीं? पक्का? कितने बच्चे बोल रहे हैं रिपैट्रिएट ये नहीं है? सर एक्सचेंज नहीं हुआ। चलो अब बेटा ध्यान से अंग्रेजी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ध्यान से दोबारा जरा वर्ड पढ़, क्या लिखा हुआ है? रिपैट्रिएट टू इंडिया मीन्स द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज शुड बी सोल्ड टू एन ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ रूपी। बेटा वर्ड लिखा हुआ है शुड बी। चलो नाउ शुड बी को मैंडेटरी बोला जाता है या रिकमेंडेटरी? कितने बच्चे हैं जो रिकमेंडेटरी बोल रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो मैंडेटरी बोल रहे हैं? शुड बी मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी? मैंडेटरी। चलो अब ध्यान से एक एक वर्ड सुनना। एक वर्ड होता है कैन, एक वर्ड होता है मे, करेक्ट है, और एक वर्ड होता है शैल। चलो बताओ, कैन मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी? मे मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी? शैल मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी? कैन रिकमेंडेटरी है, कैन रिकमेंडेटरी, मे रिकमेंडेटरी और शैल मैंडेटरी। शाल टू हाँ मैंडेटरी है। अब चलो मैंने शैल के साथ हैव लगा दिया, शैल हैव मैंडेटरी मैंडेटरी। अच्छा मे के साथ हैव लगा दिया, मे है। नहीं सर आप ग्रामर पढ़ा रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो? मे हैव रिकमेंडेटरी, पक्का? शुड मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी, जैसे यहां पे लिखा हो ना शुड मैंडेटरी, शुड बी और शुड हैव। ध्यान से, इस सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले लोग भी गलत करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो सीधा सीधा पहला पैराग्राफ बोल रहा है मस्ट बी सोल्ड।
यानी आप जब डॉलर लेके आओगे उसको सेल करना कंपलसरी है, तो वो रिपैट्रिएशन कहलाएगा, पहले लाइन का मतलब। लेकिन बहुत सारे ऑथर इसको ऐसे भी डील करते कि नहीं, आप डॉलर लेके आ गए, दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन, दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन। पता है क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आगे जब सेक्शन नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है हाउ मच फॉरेन करेंसी यू कैन होल्ड, और वहां पे लिखा हुआ है ओनली 2000 फॉरेन करेंसी यू कैन होल्ड प्रोवाइडेड दैट फॉरेन करेंसी कम्स फ्रॉम सो मच सोर्सेस। उस सोर्सेस से आया है तो अपने पास $2000 तू अपने पास रख सकता है, उसके बाद मैंडेटरी तुझे वो देना पड़ेगा। उस सेक्शन 3 की वजह से इस वर्ड को, सेल हैव को मैंडेटरी बोला गया, और क्या बोला, लाना भी रिपैट्रिएशन है। किसकी वजह से? सेक्शन 3 की वजह से। वैसे देखा जाए तो ला के सेल करना रिपैट्रिएशन है, लेकिन सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम तो अपने पास कितना रख सकता है डॉलर, 2000 तक रख सकता है। यानी $2000 के बाद अगर तूने रखा और मुझे पता चल गया, फेमा का वायलेशन मानूंगा। दैट सेक्शन की वजह से ये सेक्शन क्या हो जाता है, लाना भी रिपैट्रिएशन कहलाता है। समझ में आया? इस जगह पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स काम आता है इसको समझने के लिए, इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक सीएस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बेटा उसका लाइन, सेकेंड लाइन पर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स होल्डिंग ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट इन एन अकाउंट विथ ऑथराइज्ड पर्सन इन इंडिया टू द एक्सटेंट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक and includes use of realized amount for the discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange। सुन बेटा, हम आरबीआई के पास 2 अकाउंट ओपन करवाते हैं, आरएफसी अकाउंट, ठीक है, ईईएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, तो सुनो, कुशल ने डॉलर कमाया, डॉलर इंडिया में लाया नहीं, डॉलर को इस अकाउंट में डाल दिया, बोला ये भी रिपैट्रिएशन है। ठीक है, अच्छा, कुशल ने डॉलर कमाया, इस अकाउंट में डाला और इस अकाउंट के थ्रू अपने फॉरेन डेट को पे कर रहा है, बोला ये भी रिपैट्रिएशन है। बुद्धि में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अब याद कैसे रखना, सुनना। रिपैट्रिएट टू इंडिया का मतलब है आउटसाइड इंडिया से डॉलर कमा के इंडिया में लाना। रिपैट्रिएशन का मतलब है आउटसाइड इंडिया से डॉलर कमा के इंडिया में लाके आरबीआई को सेल करके इंडियन करेंसी लेना। लेकिन आउटसाइड इंडिया से डॉलर कमा के इंडिया में लाना, वो रिपैट्रिएशन सेक्शन 3 की वजह से है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया से डॉलर कमा के इस अकाउंट में रखना, यह भी रिपैट्रिएशन है। आउटसाइड इंडिया से डॉलर कमा के इस अकाउंट में रखना या कोई अपना फॉरेन डेट क्लियर करना, यह भी रिपैट्रिएशन है। चलो 4 बातें याद हो गई, बोलो। रिपैट्रिएशन का मतलब पहला, फॉरेन करेंसी इंडिया में लाके कन्वर्ट करना। दूसरा, फॉरेन करेंसी इस अकाउंट में रखना। तीसरा, फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखना या डेट को पेमेंट करना फॉरेन वाला। ये सब क्या है? रिपैट्रिएशन। बता, बुद्धि में गया? क्लियर है? वो दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, बमबारी हो रही है? जा रहा? नेक्स्ट। और ध्यान से, ये अगर लॉ अच्छे समझ गए ना बेटा, पैसों की बारात है, बस इतना बेस्ट लॉ है। तुम मार्केट में मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव निकालने के बाद आपके पास हमारी इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन देती है, यू कैन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे 7000 का हमारी इंस्टीट्यूट कोर्स करवाती है। आफ्टर पासिंग द सीएस एग्जीक्यूटिव एंड तुमने एंट्री ले ली है सीएस फाइनल में, फेमा का स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ओनली 7000 का कोर्स है, 200 आवर्स की टीचिंग है, जो क्लास इंस्टीट्यूट में ही जाके करना पड़ेगा, इधर उधर कहीं करने की जरूरत नहीं है। वो 7000 के फीस में इंक्लूड है। तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप इसके ऊपर क्या दे सकते हैं? कंसल्टेंसी। तो एक इसका एक्सपर्ट आता है, एक आईपीआर का आता है और एक जीएसटी का आता है। समझा? चलिए, रिपैट्रिएट टू इंडिया समझ में आ गया? बोलो लास्ट टाइम, अब तुम लोग बोलो रिपैट्रिएट। पहला
फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाके सेल करना और इंडियन करेंसी लेना। दूसरा अकाउंट में डालना। तीसरा डेट क्लियर करना। ये सब क्या है? रिपेट्रिएशन। अच्छा, सीधा इंडिया में लाना, वो रिपेट्रिएशन कौन से सेक्शन की वजह से? सेक्शन 3 की वजह से। क्लियर है? आजा बेटा। नेक्स्ट है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये बताओ, ये तो तुम बता सकते हो, सीधा बोलो पंजाबी। एनआरआई कौन है? एग्जाम में मत लिखना एनआरआई इक्वल्स टू पंजाबी। ज़्यादातर एनआरआई पंजाबी ही होते हैं। क्यों? उनका एक पैर रहता है पंजाब में, दूसरा पैर रहता है कनाडा में। कनाडा इज ए छोटा पंजाब। ठीक है? तो लॉ मेकर क्या बोला? तुम हो कौन? इंडियन सिटीजन। रहते कहाँ हो? आउटसाइड इंडिया। नाउ यू आर अ एनआरआई। ठीक है? देखो क्या लिखा, नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स an individual resident outside India who is a citizen of India or is an overseas citizen of India, card holder within the meaning of Citizenship Act 1955। यानी आपके पास आउटसाइड इंडिया के अगर कार्ड है तो भी आप एनआरआई कहलाओगे। इट मे बी नोटेड दैट इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई इन सर्टेन केसेस शैल बी डीम्ड टू बी अ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज पर विद द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेसिडेंट। यानी इन्वेस्टमेंट अगर एनआरआई करता है तो उसको हम रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। कोई दिक्कत? एनआरआई का समझा? अब आजा बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये सबसे जोरदार डेफिनेशन है। अगर तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट है एक दिन के लिए भी, मतलब तुम्हारे नाम पे इंडियन पासपोर्ट है, नाउ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। करेक्ट है? नेक्स्ट, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के हैं? अनडिवाइडेड इंडिया के हैं, तो क्या कहलाओगे आप? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है। एंड स्पाउस आपकी इंडियन सिटीजन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। हमारे पाकिस्तान का एक प्लेयर है क्रिकेट में, क्या नाम है उसका? सानिया मिर्जा के हस्बैंड, क्या नाम है? शोएब अख्तर, यही कुछ नाम है ना? क्या नाम? कुछ मलिक, जो भी हो, मुझे नाम नहीं याद रहा, कुछ तो मलिक है। मुझे बताओ वो है कहाँ का? आउटसाइड इंडिया, लेकिन शादी किससे की है? एक इंडियन से। तो क्या कहलाएगा वो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? चलिए, इसी के साथ हमारा छोटा सा टॉपिक डेफिनेशंस वाला खत्म। चलो एक बार बस नाम बता दो, डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा आपने? ऑथराइज पर्सन, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, देन ADR, GDR, FCCB, देन person resident in India, person resident outside India, repatriate to India, person of Indian origin और NRI, non resident Indians। कोई दिक्कत है? चलिए, इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 खत्म है ना? एकदम बताओ, है ना मजेदार एकदम टॉपिक? चलिए, ओ लिख लेना, वो कहीं पे नोट्स के किसी भी कोने में डाल दे। 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कौन कौन से? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट और एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, किधर भी कोने में डाल दो। 2 अकाउंट्स ओपन होते हैं, रेजिडेंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट लिख दिया? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अभी फेमा का निकालो तुम पेज नंबर 3। चल बेटा, अब आ रहे हैं जानदार टॉपिक, सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 एंड 4। चलिए, सबसे पहले डील करेंगे अपन सेक्शन 3। ध्यान से सुन बेटा, सेक्शन 3 एंड 4 डील करता है डीलिंग एंड होल्डिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। 3 एंड 4 किस में डील करता है? डीलिंग एंड होल्डिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। मैंने क्या बोला था बेटा? जितने सेक्शंस उतने रूल्स। ठीक, शुरू हो जाओ। पहला, और बेटा वो सेक्शन 31 लिख दिया गया है, वो 3 है, वो टाइपिंग मिस्टेक है ना? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 3, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जब तक कुछ अलग बातें ना बोलूं,
या जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ अलग ना लिखा हो, जब तक कि स्पेशल या जनरल परमिशन ना मिला हो आरबीआई से। 4 बातें बोल दी मैंने बेटा, क्या बोला? सेक्शन 3, पहला जब तक मैं कुछ अलग बातें ना बोलूं, दूसरा जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ अलग बातें ना लिखा गया हो, जब तक कि जनरल और स्पेशल परमिशन आरबीआई से ना लिया गया हो। क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन, कोई भी इंसान ये हरकतें नहीं कर सकता। कौन सी हरकतें? बोला 4। पहला, डील या ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी में। सिर्फ कौन डील कर सकता है? एपी डील कर सकता है, ऑथराइज पर्सन। सेकेंड पॉइंट, मेक एनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तू पेमेंट नहीं कर सकता आउटसाइड इंडिया। क्रेडिट कार्ड के थ्रू तू पेमेंट नहीं कर सकता आउटसाइड इंडिया। मेरे से पूछ, क्लियर है? सॉरी, क्रेडिट कार्ड बोल रहा हूं। पेमेंट नहीं कर सकता या फिर कोई भी डेट क्लियर नहीं कर सकता बिना पूछे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है। नेक्स्ट, रिसीव, आउटसाइड इंडिया का कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, या तो खुद के लिए या किसी के बिहाफ पे। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है? किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज का सोलो राइट किसके पास है? ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन से परमिशन लो, बिंदास करो, हम आपको मना बिल्कुल नहीं कर रहे। क्लियर है? और सेक्शन 4 किसकी बात करता है? होल्ड। लॉ मेकर क्या बोलता है? जब तक हम कुछ ना बोले, रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ अलग ना लिखे, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। करना है तो पूछ, करना है तो पूछो। समझा? पक्का? बहुत ही सिंपल करेक्ट बताओ। इंडियन करेंसी में कमा के इंडियन करेंसी में उड़ाना है, नो नीड ऑफ फेमा। इंडियन करेंसी में कमा के फॉरेन में उड़ाना है, यस नीड ऑफ फेमा। कमा किस में रहा है? इंडियन में। उड़ाना किस में? चल फेमा लगा दे। कमा किस में रहा है? इंडियन में। उड़ा किस में रहा है? इंडियन में। नो नीड ऑफ फेमा। तेरा पैसा बेटा, फॉरेन में उड़ाने के लिए पैसा तेरे पास क्या फॉरेन करेंसी है? कहाँ जाना पड़ेगा? आरबीआई। बिना आरबीआई से जाए, बिना ऑथराइज पर्सन के पास जाए, क्या तुम फॉरेन करेंसी लोगे? नहीं लोगे, तो खर्च ही नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो ध्यान सोच के बताना। मुझे नेपाल जाना है, भूटान जाना है, इंडियन करेंसी लेके गया, क्या आरबीआई के इंडियन करेंसी लेके गया आरबीआई के पास, क्या आरबीआई मुझे कन्वर्ट करके करेंसी देगी? नहीं देगी। क्यों? नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी चल जाती है। आ रही है बातें समझ में? तो याद रखना, इन 2 जगह पे आपको करेंसी के एक्सचेंज करके नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए बेटा, अब इन रूल के रिगार्डिंग, सेक्शंस के रिगार्डिंग हम रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है? बताओ रूल कौन बनाता है? सॉरी, इन सेक्शंस के रिगार्डिंग रूल्स पढ़ने वाले हैं, नॉट रेगुलेशन। और रेगुलेशन कौन बनाएगा? आरबीआई। तो ये सेक्शंस भी किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और रूल भी कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि हम इन दोनों के रिगार्डिंग क्या पढ़ने वाले हैं? रूल, नॉट रेगुलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द सेक्शन 3 एंड 4। यानी कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, कुछ बातें आरबीआई बोलता है। चलो ध्यान से, पहला रूल क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज पर्सन जितना चाहे अपने पास फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है। ऑथराइज पर्सन जितना चाहे उतना अपने पास फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है। ठीक है? दूसरा, कोई भी इंडिया का आम इंसान फॉरेन कॉइन अपने पास जितना चाहे उतना होल्ड कर सकता है। सिक्के, करेंसी नहीं, सिक्का। ठीक है? तुम कितना भी चाहो, कितना होल्ड करके घूमोगे, जेब में कितना लेके घूमोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन रिटेन फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2000। अभी बताया था ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तू रख सकता है अपने पास, $2000 तक रख सकता है, लेकिन पैसा 3 जगह से आना चाहिए। पहला क्या लिखा हुआ है? वो फॉरेन एक्सचेंज तूने कमाया था जब तू आउटसाइड इंडिया गया था। कहां गया था? और वहां पे तूने किसी को कोई सर्विस वगैरह दी तो उसने तुझे पेमेंट कर दिया। ठीक है? अच्छा, कोई फिरंगी इंडिया आया था तो तूने उसको टूरिस्ट वाला, गाइड वाला सर्विस दिया तो तब तुझे मिला। और तीसरा, सच फॉरेन एक्सचेंज, तू आउटसाइड इंडिया घूमने के लिए गया था, जब घूमने के लिए जाता है तो हम क्या लेके जाते हैं? डॉलर। वो पैसा बच गया तो वो अपने पास रख सकता है। ध्यान से, $2000 तक अलाउड है, बस 3 जगह से कमाया होना चाहिए। पहला, आउटसाइड इंडिया गया था, किसी को कोई सर्विस दी, पेमेंट मिला। अच्छा, फिरंगी इंडिया आया था,
ठीक है, उसको तूने कोई सर्विस दी इंडिया में, उसने पेमेंट किया। और तीसरा, तो आउटसाइड इंडिया घूमने के लिए गया था, वहाँ पे कोई अनस्पेंट अमाउंट बच गया, उसके लिए। याद रहेगा या नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आते हैं। पॉइंट नंबर 4, a person resident in India but not permanently resident in India may possess foreign exchange without any limit if such foreign exchange was acquired, held or owned by him when he was resident outside India। ध्यान से देख बेटा क्या लिखा है। पर्सन कहाँ का है? इंडिया का, लेकिन परमानेंटली इंडिया में नहीं रहता, उसका इंडिया आउटसाइड इंडिया आना जाना लगा रहता है। इसमें एक कैटेगरी का लोग बहुत फिट करता है, एयर होस्टेस, उनका इंडिया आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, ऐसे लोगों को अगर कोई पेमेंट मिलता है डॉलर में तो वो अनलिमिटेड अमाउंट तक रख सकते हैं। याद रहेगा? 4 चीज याद हो गई? चलो बताओ, फॉरेन कॉइन हम कितना रख सकते हैं? विदाउट लिमिट। फॉरेन करेंसी कौन से सोर्स से कमाया हो? आउटसाइड इंडिया में सर्विस दिया, इंडिया में सर्विस दिया फिरंगी को, अनस्पेंट अमाउंट, और परमानेंटली रेजिडेंट इंडिया नहीं हूं और डॉलर में पैसे कमा रखा हूं। याद रहेगा? चलिए, परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब मैंने लिख दिया बेटा, जो 3 साल परमानेंटली इंडिया में नहीं रह रहा, उसको बोलते हैं नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। चलिए अब बात करते हैं रियलाइजेशन। सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई फॉरेन एक्सचेंज आता है, अपने पास रखेगा क्या? नहीं रखेगा ना। क्या करना पड़ेगा? बोलो। रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिन में? तो देखो 2 डेट आपको लिखे हुए हैं। 90 डेज में कर देना अगर तुम्हारा वो अनस्पेंट अमाउंट हो, और नॉर्मल पेमेंट्स 180 डेज में कर देना। ट्रेवलर चेक्स कितने दिन में कर देना? 180 डेज में। और अगर तुम्हारा अनस्पेंट अमाउंट होगा तो 90 डेज में। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान से लास्ट में देखिए नोट लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट above provision not applied to foreign exchange in the form of currency of नेपाल एंड भूटान। पहले बताया था, नेपाल एंड भूटान के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमारी करेंसी चल जाती है। आया समझ में या नहीं? पक्का? चलिए, तो ये हमारा बेटा खत्म हो गया सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। लेकिन अभी इसका सी पॉइंट ध्यान से, रिसीट फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर, क्या मैं एक फिरंगी से पेमेंट मंगा सकता हूँ डॉलर में? क्या मैं फिरंगी से पेमेंट मंगा सकता हूँ डॉलर में? देखो क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन कैन रिसीव एनी पेमेंट इन द फॉलोइंग मोड्स। पहला, पेमेंट मेड इन रूपी बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग ही स्टे इन इंडिया आउट ऑफ द रूपी फंड। सुन बेटा, कोई फिरंगी है, इंडिया आया, उसका RFC अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, तो क्या वो वहां से इंडियन करेंसी में पैसा निकाल सकता है? यस। क्या वहां से वो इंडियन को पेमेंट कर सकता है? यस, क्योंकि वो डायरेक्टली अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? ऑथराइज्ड पर्सन। समझा? नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय मींस ऑफ अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक आउटसाइड इंडिया। कौन से चेक का, कौन से बैंक का चेक है? आउटसाइड इंडिया। जब वो इंडिया में आएगा कितने दिन में उसको रिपेट्रिएट करवाना है? 7 डेज। कितने दिन में? 7 डेज। नेक्स्ट, पेमेंट मेड इन फॉरेन करेंसी डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसको कितने दिन में रिपेट्रिएट करवाना है? 7 डेज में। एंड पेमेंट मेड बाय पोस्टल ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया, ये भी अपने पास तुम नहीं रखेगा, इसको क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट। याद रहेगा? लास्ट आ जाओ, ये तो हो गया रिसीट। अब बात करते हैं बेटा पेमेंट्स। आप मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है और तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उनके आने जाने का खर्चा, टिकट खर्चा तुम देने वाले हो, तो उसका पेमेंट तुम कर सकते हो। उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग, लोडिंग एंड सर्विस रिलेटेड देयर टू और ट्रेवल टू एंड फ्रॉम विद इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ विजिट इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बाय मीन्स ऑफ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक और किस चीज के रिगार्डिंग? तुमने कोई गोल्ड या सिल्वर परचेज किया है उसके रिगार्डिंग, तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इतना तो गवर्नमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू अनलिमिटेड अलाउड है, क्योंकि कार्ड कौन सा है बेटा? इंटरनेशनल। नेक्स्ट, पेमेंट टू पार्ट टाइम डायरेक्टर्स इन रूपी। मुझे बताओ, कोई फिरंगी डायरेक्टर इंडिया में है? कुछ याद आ रहा? पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1 लाख का सेटिंग फीस। कोई फिरंगी डायरेक्टर इंडिया में, वो इंडिया में मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, तो उसको लाख रुपए जो पेमेंट करेंगे वो हम दे सकते हैं डॉलर में। क्लियर है? याद रहेगा?
अच्छे से ये सेक्शन 3 and 4 याद होना चाहिए और उसका रूल्स और रेगुलेशन याद होना चाहिए। सबसे अच्छी बात इस सेक्शन का ये है, सेक्शन भी 3 and 4 है और रूल्स भी 3 and 4 ही है। क्लियर है? बताओ हमारा कितना टारगेट था आज का? सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6। हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। अब आएंगे बेटा 5 और 6 के ऊपर। चलो अब फिर से बोर्ड की तरफ देखो। 5 और 6 ये दोनों सेक्शन डील करता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये सी का मतलब है करंट और ये सी का मतलब है कैपिटल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। सेक्शन 5 डील करता है करंट को, सेक्शन 6 कैपिटल को। पहले इन दोनों को समझते हैं। चलो इधर देखना, हमने पूछा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? बहुत जोरदार, जो कैपिटल नहीं है वो करंट है, जो कैपिटल नहीं है वो, तो मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा? कैपिटल। चलो सुनो इधर देखो सारे बच्चे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का आउटसाइड इंडिया में एसेट और लाइबिलिटी में चेंज। ठीक है, अब आगे देखो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का इंडिया में एसेट और लाइबिलिटी में चेंज। देखो एक इंडियन का एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंज कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। और एक आउटसाइड इंडिया का एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंज कहां हो रहा है? इंडिया। मान लेते हैं स्वामी अपना इंडियन है, ठीक है, इसने यूके में लैंड खरीदा, क्या चीज बढ़ा? एसेट। स्वामी अपना इंडियन है, यूके की लाइबिलिटी खत्म कर दी, क्या खत्म हो गया? लाइबिलिटी। समझ में आ गया? C2 जो है मान लो आउटसाइड इंडिया की है, C2 कहां की है? आउटसाइड इंडिया की है। उसने इंडिया में लैंड खरीदा, नाला 112 में 4 फ्लैट ले लिए, ठीक है, क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? एसेट में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुशल से 4 करोड़ का पेमेंट ले रखा था, पेमेंट कर दिया, किस में चेंज हो रहा है? लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। तो बोल रहा है कि फिरंगी का कहां? इंडियन का कहां? तो क्या कहलाएगा वो? अच्छा, जो कैपिटल नहीं है वो? चलो सोच के आंसर देना। C2 ने, सुनो, C2 ने यूके कंपनी का, यूके रजिस्टर्ड कंपनी का शेयर्स खरीदा। बताओ, शेयर्स खरीदा। C2 ने यूके रजिस्टर्ड कंपनी का शेयर्स खरीदा। ओ भाई शेयर्स क्या होता है? एसेट। तो C2 का एसेट बढ़ गया ना, तो इट्स अ कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यूके रजिस्टर्ड कंपनी ने C2 को डिविडेंड दिया, इट्स अ करंट अकाउंट, क्योंकि बोला जो कैपिटल नहीं है वो यूके ने, सॉरी C2 ने आउटसाइड इंडिया में लोन लिया, इट्स अ लाइबिलिटी में चेंज हुआ। लोन कब से कैपिटल होने लगा भाई? लाइबिलिटी में चेंज हुआ, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। भाई ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैपिटल। ठीक है, अच्छा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, करंट अकाउंट। लोन के ऊपर क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। क्लियर है? अच्छा चलो मान लेते हैं C1 जो है आउटसाइड इंडिया, यूके में रहती है, C1 जो है यूके में रहती है, और इसके जो चिल्लर हैं मान लेते हैं 3 है, वो चिल्लर रहते हैं इंडिया में। ठीक है, तो C1 के जो 3 चिल्लर है ना, इसके लिए पेमेंट ये भेजती है। क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट, क्योंकि ये क्या भेज रही है बेटा? स्कूल फीस। C1 के पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उसके लिए लिविंग एक्सपेंस, क्या कहलाएगा? ठीक है, चलो अब ध्यान सुनना बेटा, कैसे याद रखना है पहले बताओ। कैपिटल अकाउंट किस में? 6 में। बताओ डेफिनेशन क्या है? इंडियन का फॉरेन में, फॉरेन का क्या चेंज हो रहा है? क्या कहलाएगा वो? और जो वो ये नहीं है वो? ठीक है, अब करंट अकाउंट का डेफिनेशन जब तुम सेक्शन नंबर 5 पर होगे ना, वहां पे पहला लाइन ये लिखा हुआ है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
फिर सेकंड ये लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव प्रोविजन। बताओ विदाउट प्रेजुडिस का मतलब? करेक्ट, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये इंटरप्रिटेशन अपन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के मिसलिनियस प्रोविजन वाले पेज में पढ़ा था, मेरे नोट्स का लास्ट पेज। ठीक, सुनो, विदाउट प्रेजुडिस। देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ बेटा? ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग प्रोविजन। मतलब जो ऊपर वाला लाइन मैंने लिखा कि जो कैपिटल नहीं है वो करंट है, वो तो है ही है। नीचे के 4 पेमेंट भी करंट है। कौन कौन से? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद अ फॉरेन ट्रेड, पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स या स्पाउस एंड एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल। ये सब क्या है बेटा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और जो कैपिटल नहीं है वो बुद्धि में जा रहा है या नहीं? पक्का दिमाग में बैठ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आजा बेटा, पहले बताओ ज़्यादा हो रहा या सही है? दिमाग में एडजस्ट हो रहा, सब किसी न किसी कोने में जा रहा है। नहीं, इससे तो पूछने का पर्पस नहीं बनता। इसको तो आधे घंटे के बाद पूछ लो बेटा, दिमाग में जा रहा? नहीं नहीं, बस वो 15 मिनट बाद ही पूछोगे तो बस हुआ। सुनो, अपन बेटा कैपिटल और करंट अकाउंट का सेक्शन अभी तक पढ़ा है। अब इसके रिगार्डिंग अपन को क्या पढ़ना है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब पेज नंबर 6 पे अगर आप आओगे तो देखो 6 पे आपको करंट अकाउंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसका सेक्शन 5 लिखा हुआ है। उसके बाद देख लो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स करके लिखा हुआ है। और उसके बाद आप बेटा अगर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो देखो वहाँ पे आरबीआई अप्रूवल करके लिखा हुआ है। फिर फैसिलिटी टू द इंडिविजुअल्स करके लिखा हुआ है। ये सब बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रूल्स हैं। इतने सारे रूल्स किसके हैं? करंट अकाउंट के। जब ये खत्म हो जाएगा तो अब कैपिटल अकाउंट के रूल्स शुरू होंगे। तो ये टॉपिक अपने आप में बेटा बाप है। और फिर सेक्शन 7 और 8 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। ठीक है, यानी 1 लेक्चर और लगेगा बेटा इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। तो आज इस टॉपिक को मैं यहाँ पे नहीं रोक रहा, बस एक टॉपिक जो इसके कंट्रीटी में है वो करवा दूँ, फिर अपन स्टॉप करेंगे। प्रॉमिस करो ट्यूसडे ये मुझे रट्टा चाहिए एक एक के टिप्स पे। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है ऐसा? रट्टा चाहिए मुझे ट्यूसडे को। और भाई तेरे से तो ज़्यादा, हाँ लंबू, हाँ ज़्यादा रट्टा चाहिए मुझे। चलो, अभी तक जितना पढ़ाया फेमा उतना लर्न करके आना। क्या कर रही थी आधे घंटे? पूरा फेमा रट्टा चाहिए बेटा, डेफिनेशन से लेके सब। दोनों कर बेटा, उसकी भी टेस्ट की भी तैयारी करो, ये भी करो। वो एक वीक पहले बोला था। चलो छोटा सा रूल्स बेटा फटाफट निपटाते हैं। इधर 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 शांत सुनो। अरे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 2 चीज बातें हैं, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करेक्ट है? तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सुन बेटा, कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है? कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है? देखो पहला क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन विथ नेपाल एंड भूटान, डॉलर नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन विथ नेपाल और भूटान नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर तुम अपने ही ज्वाइंट वेंचर और होली अपने ही ज्वाइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी कंपनी को पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया वाली को, तो उसके लिए डॉलर नहीं मिलेगा। किसको पेमेंट कर रहे हो? अपने ही ज्वाइंट वेंचर, अपने ही होली ओन सब्सिडरी कंपनी को। तीसरा, कॉल बैक चार्जेस। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्वामी के पापा रहते हैं आउटसाइड इंडिया। अब स्वामी के पापा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में कॉल कर रहे हैं, रोमिंग कटेगा? या स्वामी इंडिया से आउटसाइड इंडिया करेगा, रोमिंग कटेगा? करेगा नहीं कटेगा? अब ये रोमिंग के लिए पैसा मांगेगा, सर डॉलर दो, रोमिंग कट रहा मेरा डॉलर में।
बिल्कुल नहीं, इसको बोलते हैं कॉल बैक चार्जेस। नेक्स्ट लॉटरी, ठीक है। शुभ ये कुशल क्या बोल रहा है, जुआ खेल रहा है सर, डॉलर दोगे 4 लाख मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, जुआ खेलने के लिए कभी डॉलर नहीं मिलता। नेक्स्ट लॉटरी टिकट मनी सर्कुलेशन स्कीम। आपने अगर सब बच्चों ने जेठालाल का एक सीरियल देख रखा होगा तो उसमें याद है एक बार वो जो टीचर है उसका, टीचर के अकाउंट आते हैं 80,000 या समथिंग डॉलर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और उसके लिए आपको क्रेडिट करना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। उसके अकाउंट के सारे पैसे खींच लिए, ये वही है बेटा। कभी आपके पास मैसेज आता है ना, बेटा तू इतना पैसा जीत गया डॉलर में, है ना, तुम्हें बस इतना पैसा देना है और अकाउंट नंबर बताना है, हम आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट रुपये स्टेट क्रेडिट रूट। बेटा जब पहले आउटसाइड इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था ना तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए गारंटी दी जाती थी, ठीक है। तो 10% तक की अगर आपकी गारंटी है तो वो अलाउड है, 10% से ज़्यादा होगा तो प्रोहिबिटेड कर देंगे। समझा? देखो लिखा हुआ यहाँ पे, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रुपये स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10%। 10% तक अलाउड है, 10% से ज़्यादा होगा हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे। यानी कमीशन आप मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हो? 10%, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ये था प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रूवल वाला है, मतलब यहां पे तुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अब सुन बेटा, यहां पे हर एक टॉपिक के लिए गवर्नमेंट का मतलब अलग है। चलो एग्जांपल लेते। पहला, अगर तू कल्चरल टूर करना चाहता है, कहां? आउटसाइड इंडिया में, इसके लिए डॉलर चाहिए तो तुझे परमिशन लेके आना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड करंट ऑफ। करेक्ट है? नेक्स्ट, अगर आप आउटसाइड इंडिया में एडवर्टीजमेंट करना चाहता है गवर्नमेंट कंपनीज के किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रमोशन के रिगार्डिंग, $10,000 तक अलाउड है। 10,000 ज्यादा डॉलर से लेगा तो परमिशन। नेक्स्ट, अगर आप कोई वेसल, ठीक है, उसका आप फ्रेट पे करना चाहते हो, ठीक है, फ्रेट पे करना चाहते हो बेटा, जिसका आपने पेमेंट CIF बेसिस पे करना है। CIF समझते हो? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका जो ट्रांसपोर्ट आर्टिकल है वो ओशियन फ्रेट के थ्रू आ रहा है, ओशियन फ्रेट का मतलब फॉरेन कंट्री का जो शिप है उसके थ्रू आ रहा है, तो उसके पेमेंट के लिए भी आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से। हायर चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर, आपने देखा होगा ना, आउटसाइड इंडिया की न्यूज़ इंडिया में, इंडिया की न्यूज़ आउटसाइड इंडिया में टेलीकास्ट होती है ना, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? किससे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। बेटा ध्यान से सुन, जब भी हमारा आउटसाइड इंडिया से कोई कंटेनर आता है ना, कंटेनर एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही पोर्ट पे रहेगा, उसके बाद आपको हटाना पड़ेगा। उसके चार्जेस के लिए आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से। एंड देन प्राइस मनी फॉर स्पोर्ट्स, $1,00,000 तक का अगर आप अवार्ड देना चाहते हैं तो चलेगा। 1 लाख से ज़्यादा दोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे CG की अप्रूवल है। किसकी अप्रूवल है? CG की। अभी देखो, पहले वाले में क्या पढ़ा अपन ने? प्रोहिबिटेड, कर ही नहीं सकता। दूसरे वाले में क्या पढ़ा? अप्रूवल लेना है किसकी? फिर कर सकता है। और तीसरे वाले में किसकी अप्रूवल लेनी है? RBI की अप्रूवल लेके फिर उसके बाद तुम कर सकता है। ठीक है, चलो सुनो अब लास्ट पॉइंट, बस लास्ट। हमारी RBI हमें 1 साल का $2.5 लाख देती है। कितना? डॉलर बोल रहा हूँ बेटा, इंडियन करेंसी नहीं बोल रहा हूँ। कन्वर्ट कर लो उसको इंडियन करेंसी में, कितना पैसा होगा? $2.5 लाख। इस स्कीम को RBI ने एक नाम दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने एक नाम दिया है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। क्या नाम दिया है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के अकॉर्डिंग से एक इंडियन सिटीजन 1 साल में $2.5 लाख तक हमारी RBI से मांग सकता है फॉलोइंग कामों के लिए। ठीक है, देखो काम कौन कौन से है। पहला, प्राइवेट विजिट करना चाहता है, लेकिन ध्यान से नेपाल एंड भूटान नहीं होना चाहिए। क्यों? वहां पे इंडियन करेंसी चल जाएगी ना। दूसरा, गिफ्ट या डोनेशन देना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमिग्रेशन पर्पस है, या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, बिजनेस ट्रिप अटेंड करने के लिए जा रहा है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जा रहा है,
एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अब्रॉड एंड एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसको आरबीआई अप्रूव कर देगी। कितना मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, 2,50,000। ध्यान से, दिस लिमिट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल, नॉट अदर देन इंडिविजुअल। सिर्फ किसके लिए बेटा ये लिमिट, इंडिविजुअल के लिए। आ रही है बातें समझ में या नहीं, ठीक है। अब जो बेटा इंडिविजुअल किस में नहीं आ रहे, एलआरएस में नहीं आ रहे, उनके लिए भी अलग लिमिट है। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 पे, फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पहला, डोनेशन एक्सीडिंग 1% या $50 लाख, विच एवर इज लेस। इतने तक दोगे तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं है, उससे ज्यादा दोगे तो आरबीआई की अप्रूवल। अच्छा, डोनेशन किसको दे रहे हो, ध्यान से देखो कहां क्या लिखा हुआ है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन बनना चाहते हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए कुछ फंड देना चाहते हो, या फिर डोनेशन देना चाहते हो किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को। सेकंड पॉइंट, अगर आपने आउटसाइड इंडिया में कोई रेजिडेंशियल फ्लैट वगैरह सेल किया है, उसका कमीशन दोगे एजेंट को, कितना कमीशन दे सकते हो, बोला $25,000 या फिर 5% ऑफ सेल प्राइस, 5% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है, विच एवर इज मोर, वहां तक नो परमिशन, उसके बाद आरबीआई की परमिशन। नेक्स्ट, रेमिटेंस एक्सीडिंग, देखो कितना लिखा हुआ है, 10 करोड़ ना, नहीं 1 करोड़ है, 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सर्विस के लिए अलाउड है, उससे ज्यादा परमिशन, ठीक है। एंड आउटसाइड इंडिया में जाके करोगे तो अगेन बेटा कितना है, 10 लाख है, कितना है, 10 लाख तक अलाउड है, उसके बाद परमिशन। एंड अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ब्रॉट किया है इंडिया में तो 5% या फिर $1 लाख, विच एवर इज हायर, वहां तक अलाउड है, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से, यही ट्रांजेक्शन अगर आप अपने आरएफसी अकाउंट, ईएफसी अकाउंट के थ्रू कर रहे हो तो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अगेन वो अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, ऑथराइज पर्सन, और ऑथराइज पर्सन किसके अंदर में आता है, आरबीआई, तो वो अलाउड है। आ रही है बातें समझ में या नहीं। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, पता है कहां तक पढ़ के आना है आपको, पेज नंबर 11 तक पूरा। तो आज हमने सेक्शन 2 कंप्लीट किया, सेक्शन 3 कंप्लीट किया, सेक्शन 4 कंप्लीट किया, सेक्शन 5 कंप्लीट किया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तक। अगली क्लास में सेक्शन 6, 7, 8 और उसके बाद वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। पेज नंबर 11 तक बेटा रीड करके आना अच्छे से।